हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज हम हमारा जो स्पेशल पेपर है कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग पेपर नंबर 2 उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम हमारा जो पहला चैप्टर है पेपर नंबर 2 का पहला चैप्टर है ओवरहेड अकाउंटिंग का, उस पहले चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर में हमें ओवरहेड की कंसेप्ट, डेफिनेशन और ओवरहेड का क्लासिफिकेशन, इसके बारे में डिस्कशन करना है। तो पहले हम ये ओवरहेड कंसेप्ट क्या है उसको समझेंगे। सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ओवरहेड: कॉस्ट रिलेटेड टू अ कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट may be divided into two parts, that is direct and indirect cost. The indirect cost is the overhead cost and is the total of indirect material cost, indirect labor cost and indirect expenses. Indirect costs are those costs which are incurred for the benefit of number of cost centers or cost units. Aggregate of all expenses relating to indirect material cost, indirect labor cost and indirect expenses is known as overhead. Accordingly, all expenses other than direct material cost, direct wages and direct expenses are referred to as overhead. So, an expenditure over and above prime cost is known as overhead. It is also called burden or supplementary cost or on cost or indirect expenses. So, on the basis of this paragraph, हम ओवरहेड एक कंसेप्ट क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, ये जो कॉस्ट है, जनरली कॉस्ट हम कॉस्ट सेंटर या फिर कॉस्ट यूनिट को सामने रखकर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जनरली कॉस्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है ग्रुप डायरेक्ट कॉस्ट का और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट का। जनरली ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको ही क्या कहा जाता है, ओवरहेड कहा जाता है। यानी कि जो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है या फिर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जनरली इन तीन एटम को, कॉस्ट के इन तीन एलिमेंट्स को जनरली क्या कहा जाता है, ओवरहेड कहा जाता है। दैट इज एग्रीगेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनडायरेक्ट मटेरियल। जनरली all expenses relating to indirect material, indirect labor, that is indirect wages और indirect expenses क्या कहा जाता है, उसको ओवरहेड कहा जाता है। जनरली हम क्या कह सकते हैं, जो प्राइम कॉस्ट है, अगर हमने कॉस्ट शीट को अच्छी तरह से समझा है तो हमें प्राइम कॉस्ट मालूम है। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है, इट इज अ कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जनरली इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम कॉस्ट कहते हैं। ओवर एंड अबाउ, जो प्राइम कॉस्ट के ऊपर की जो कॉस्ट है, अदर देन प्राइम कॉस्ट जो कॉस्ट है, जनरली उसको क्या कहा जाता है, ओवरहेड कहा जाता है। और उसको और भी कुछ नामों से यहाँ पहचाना जाता है, बर्डन या फिर सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ऑन कॉस्ट या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे भी कुछ नाम ओवरहेड्स को क्या किए जाते हैं, इस नाम से भी ओवरहेड को जाना जाता है। फिर भी जनरली ओवरहेड एक क्या है, एक कॉमन वर्ड है। सो अकॉर्डिंग टू वेल्डन ने क्या कहा है, ओवरहेड में बी डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड सच अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सर्विसेज एज कैनॉट कन्वीनियंटली बी चार्ज टू ए स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट। सो वेल्डन ने डेफिनेशन क्या की है, द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड सच अदर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जो अदर एक्सपेंसेस है इंक्लूडिंग सर्विसेज, जनरली जो सर्विसेज है, कैनॉट बी कन्वीनियंटली चार्ज टू स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट। ये जो कॉस्ट यूनिट है या फिर जो कॉस्ट सेंटर है, स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट को या फिर स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर को जो भी एक्सपेंसेस चार्ज डायरेक्टली नहीं किए जा सकते, जनरली उन सभी एक्सपेंसेस को यहाँ क्या कहा जाता है, ओवरहेड कहा जाता है। ब्लॉकर एंड वेल्टमर डिफाइन ओवरहेड एज फॉलोज। सो ब्लॉकर एंड वेल्टमर ने क्या डेफिनेशन किए, देखो, ओवरहेड कॉस्ट आर ऑपरेटिंग cost of a business enterprise which cannot be traced directly to a particular unit of output
फर्दर सच कॉस्ट आर इनविजिबल और अनअकाउंटेबल। सो ये डेफिनेशन देखो, ओवरहेड कॉस्ट आर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट है बिजनेस इंटरप्राइजेस की, विच कैनॉट बी ट्रेस्ड डायरेक्टली टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि जो कॉस्ट डायरेक्टली ट्रेस हम नहीं कर सकते। ट्रेस का मतलब क्या है कि ये स्पेसिफिक इस प्रोडक्ट की है या फिर इस कॉस्ट के लिए ये कॉस्ट सेंटर जिम्मेदार है, ऐसे अगर हम 100% गारंटी से अगर नहीं कह सकते तो उसको जनरल क्या कहा जाता है? ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का मतलब क्या है? डायरेक्ट अटैच करना, इसकी ये कॉस्ट है, इस डिपार्टमेंट की, इस कॉस्ट यूनिट की ये कॉस्ट है। अगर ऐसे हम डायरेक्टली पहचान सकते हैं उसको, जनरली उससे रिलेटेड ये क्या है? ट्रेसिंग की कंसेप्ट है। सो अगर कोई भी कॉस्ट डायरेक्टली कॉस्ट यूनिट को अगर हम ट्रेस नहीं कर सकते या फिर कॉस्ट सेंटर को डायरेक्टली हम ट्रेस नहीं कर सकते, वो सभी जो कॉस्ट है उसको क्या कहा जाता है? ओवरहेड कहा जाता है। सो ओवरहेड इज द एग्रीगेट ऑफ, सो हम क्या कह सकते हैं? इट इज द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, indirect labor cost and indirect expenses which cannot be conveniently identified with and डायरेक्टली allocated to a particular cost center or cost unit, यानी कि हम कन्वीनियंटली अगर किसी भी कॉस्ट को डायरेक्टली कॉस्ट सेंटर को या फिर किसी भी कॉस्ट यूनिट को अलॉट नहीं कर सकते, उसको क्या कहा जाता है? जनरली ओवरहेड कहा जाता है। सो अब हम ओवरहेड के जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमने मीनिंग तो देखा, मीनिंग क्या है? सिंपल है, ओवर एंड अबाव प्राइम कॉस्ट के ऊपर की जो कॉस्ट है, जनरली डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी कॉस्ट बिजनेस ने इनकर होती है, जनरली कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको क्या कहा जाता है? ओवरहेड कहा जाता है। तो इस ओवरहेड को ट्रेस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसका अकाउंटिंग करने के लिए ओवरहेड का क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इस क्लासिफिकेशन के बारे में अब हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन द सम फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑन विच ओवरहेड्स आर क्लासिफाइड। सो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? जनरली एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है? कॉस्ट के जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉस्ट के कुछ कॉमन जो फीचर्स है या फिर बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है, कॉस्ट को कंट्रोल करने से रिलेटेड जो भी कुछ बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है, तो वो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर कॉस्ट के क्या किए जाते हैं? ग्रुप किए जाते हैं। कॉस्ट के मतलब क्या है? इस ओवरहेड के कुछ ग्रुप तैयार किए जाते हैं। उस ग्रुपिंग की जो प्रोसेस है उसको जनरली क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो ये जो ग्रुपिंग है, ये जो क्लासिफिकेशन है, वो कैसे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, जो नेचर है उस नेचर के हिसाब से भी ग्रुप किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ये कुछ ग्रुप या फिर इसको सामने रखकर क्या किया जाता है? इस ग्रुप को सामने रखकर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो अगर हम नेचर वाइज देखें तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेरिएबिलिटी को अगर हम सामने रखें तो इसमें फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड। देन नॉर्मेलिटी को अगर सामने रखें तो नॉर्मल ओवरहेड और एबनॉर्मल ओवरहेड। फंक्शन वाइज अगर क्लासिफिकेशन करें तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये 4 कैटेगरीज फंक्शन वाइज ओवरहेड्स की होती है। और कंट्रोल को अगर सामने रखें कंट्रोल करने के हिसाब से, तो इसमें कंट्रोलेबल ओवरहेड्स और अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स, ऐसे कुछ ग्रुप किए जाते हैं। तो हर एक को अब हम क्या करेंगे? थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एलिमेंट्स। बेस्ड ऑन नेचर, द एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, indirect labor cost and other expenses, indirect other expenses are known as overhead. Accordingly, overheads are grouped into indirect material cost, indirect labor cost और indirect expenses. So ये जो indirect material cost है या फिर indirect labor cost है, इसके बारे में हमने सेकंड ईयर में भी क्या किया है? डिस्कशन किया है एज अ ओवरहेड के एंगल से। फिर से यहाँ हम थोड़ा क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल डू नॉट फॉर्म part of finished product. Indirect materials are indirectly or generally used for production which cannot be identified directly. So simple definition है कि ये जो indirect material है do not part of finished product.
यानी कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उस फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो मटेरियल एक्चुअल पार्ट नहीं होता, यानी कि जो मटेरियल फिनिश्ड प्रोडक्ट में दिखाई नहीं देता जनरली, उसको क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उस प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो मटेरियल लगता है, लेकिन प्रोडक्शन का यानी कि एंड प्रोडक्ट का ये मटेरियल पार्ट नहीं होता, उसको इनडायरेक्ट मटेरियल कहा जाता है। ये जो एज पर कैश यानी कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 है, इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 में इस इनडायरेक्ट मटेरियल की एक डेफिनेशन की है। वो डेफिनेशन क्या है? देखो, मटेरियल्स द कॉस्ट ऑफ विच कैनॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि मटेरियल की जो कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूट पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट को हम नहीं कर सकते, उस मटेरियल कॉस्ट को क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ऑयल, लुब्रिकेंट्स, कॉटन वेस्ट, टूल्स, मेंटेनेंस एटसेट्रा आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। सो ये कुछ क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। सिंपल है, जो भी मटेरियल कॉस्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उस मटेरियल की कॉस्ट को इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कहा जाता है। सेकंड है इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज द एम्प्लॉय कॉस्ट विच कैनॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल है, जो भी लेबर्स डायरेक्टली नॉट एट्रीब्यूटेबल टू पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि बिजनेस की जो कॉस्ट यूनिट है या फिर कॉस्ट सेंटर है, उस पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट को जो भी लेबर या लेबर कॉस्ट हम चार्ज डायरेक्टली नहीं कर सकते, डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते, डायरेक्टली एलोकेट, डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसको क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहा जाता है। जनरली वेजेस एंड सैलरीज पेड टू इनडायरेक्ट वर्कर्स, दैट इज वर्कर्स who are not directly engaged on the production or examples of indirect wages, यानी कि जो भी वर्कर्स डायरेक्टली पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते, इनडायरेक्ट वर्कर्स उनको कहते हैं। उन इनडायरेक्ट वर्कर्स का जो पेमेंट है, उन पर जो की गई कॉस्ट है, उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहा जाता है। और तीसरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 क्या कहा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस विच कैनॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल है, अदर देन लेबर, अदर देन मटेरियल, जो भी एक्सपेंसेस है किसी भी प्रोडक्ट को या फिर कॉस्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं किए जाते, उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। सच एज रेंट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पावर, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा, दीज आर द ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो ये हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। देन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, अगर बिजनेस के फंक्शन हम सामने रखते हैं तो फंक्शन वाइज ओवरहेड का क्लासिफिकेशन 4 ग्रुप में किया जाता है: प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सो पहले हम देखेंगे प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर वर्क इन ऑपरेशन और फैक्ट्री. These costs are normally incurred during the period when the production process is carried on. As per Accounting Standard 3, Cost Accounting Standard 3, indirect cost involved in the production process or rendering services. For example, factory rent, factory light, power, factory employee salary, oil, lubrication of plant and machinery, etc. So, ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, इस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो भी कॉस्ट इनकर होती है, यानी कि पे करनी पड़ती है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस कहाँ होती है? फैक्ट्री रिलेटेड एक क्या है? एक्टिविटी है। सो फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, उसको जनरली प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहा जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व है वो क्या है? जनरली प्रोडक्शन ओवरहेड कहा जाता है, जिसमें रेंट रेट है, फैक्ट्री का लाइट, पावर, फैक्ट्री एम्प्लॉय की सैलरी, ऑयल, लुब्रिकेशन, ये जो कुछ एक्सपेंसेस हैं, उसको प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। देन है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर डिफाइंड एज कॉस्ट ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. Administrative expenses are incurred in general for management of discharge its function of planning, organizing, controlling, coordination and directing. These expenses are not specifically incurred
and cannot be identified with the specific job. It is also termed as office cost. For example, office rent, rates, printing stationery, postage, telegram, legal expenses, etc. are the office and administrative कॉस्ट. सो जनरली इस इधर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऑफिस कॉस्ट भी कहा जाता है. जो जनरल मैनेजमेंट के फंक्शंस है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फंक्शंस है, जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्टिंग है, मोटिवेशन है, इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं जनरली उसको क्या कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहा जाता है. यानी कि कैनॉट बी आइडेंटिफाइड विद द स्पेसिफिक जॉब. यानी कि जो स्पेसिफिक जॉब है उसको अगर कोई एक्सपेंडिचर हम चार्ज नहीं कर सकते तो जनरली ये क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं. देन है सेलिंग ओवरहेड्स. सिंपल है. एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, सेलिंग ओवरहेड्स ऑल्सो नोन एज सेलिंग कॉस्ट आर द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इंक्लूड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन सेल्स मैनेजमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस. ये जो सेलिंग की एक्टिविटी है, सेल्स मैनेजमेंट की एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उसको क्या कहा जाता है, सेलिंग ओवरहेड्स कहा जाता है. सेलिंग एक्सपेंसेस आर ओवरहेड्स विच आर इनकर्ड फॉर प्रोमोटिंग सेल्स. यानी कि सेल्स को प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए, या फिर जो सिक्योरिंग ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स को पाने के लिए, क्रिएटिंग डिमांड, जो डिमांड है वो क्रिएट करने के लिए, एंड रिटेनिंग कस्टमर, और कस्टमर को रिटेन करने के लिए. यानी कि कस्टमर अगर आपके बिजनेस में आता है तो वो कस्टमर कंटिन्यू रहना चाहिए, तो उसको रिटेन करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस पेड किए जाते हैं जनरली वो सेलिंग ओवरहेड में ऐड करते हैं. जैसे कि सेल्समैन की सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट है, रेंट एंड टैक्सेस है, शोरूम का सैंपल्स है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कमीशन जो दिया जाता है सेल्समैन को या फिर एजेंट्स को, ये सब क्या है, सेलिंग ओवरहेड्स. देन है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर इनकर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स और आउटपुट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू अल्टीमेट कस्टमर. फॉर एग्जाम्पल, वेयर हाउस स्टाफ सैलरी, expenses of delivery van, storage expenses, packing expenses, etc. So, after the production complete or an order received, एक बार अगर ऑर्डर मिलती है तो उसको हमें फुलफिल करना पड़ता है. तो कस्टमर के हाथ में, यानी कि जो एंड यूज़र है उसके हाथ में जब तक एक अपना प्रोडक्ट नहीं पड़ता तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं आफ्टर रिसीविंग ऑर्डर मिलने के बाद जो भी एक्सपेंसेस होता है जनरली उसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहा जाता है. देन तीसरी जो कैटेगरी है, ग्रुपिंग है ओवरहेड का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी. ऑन द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी. अकॉर्डिंग टू दिस द एक्सपेंसेस कैन बी ग्रुप्ड इनटू फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड. सो व्हाट इज मीन बाय फिक्स ओवरहेड? फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड incurred remain constant. That is, this cost is not related to production or sale increased or decreased. The cost is also called as period cost. For example, rent and rates of building, depreciation of plant and machinery, salaries of supervisor, etc. So, generally fixed overhead को period cost या फिर time cost कहा जाता है. यानी कि इसका मतलब क्या है, जनरली ये जो कॉस्ट है एक क्या होती है, कांस्टेंट होती है. कांस्टेंट का मतलब क्या है, अपनी जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है या फिर जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो कंटिन्यू हो या फिर न हो, यानी कि काम चालू हो या फिर बंद भी हो, ये जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर बिजनेस को क्या करने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं. यानी कि इस एक्सपेंडिचर को बिजनेस अवॉइड नहीं कर सकता, उसको पे करना पड़ता है. उन सभी एक्सपेंडिचर को क्या कहा जाता है, फिक्स ओवरहेड कहा जाता है. जैसे कि रेट्स है बिल्डिंग का, डिप्रिसिएशन है, या फिर प्लान सैलरी है सुपरवाइज़र की, या फिर इंटरेस्ट वगैरह है. ये कुछ जो एक्सपेंसेस है उसको बिजनेस अवॉइड नहीं कर सकती, जनरली उसको क्या कहा जाता है, फिक्स ओवरहेड कहा जाता है. देन क्या है, वेरिएबल ओवरहेड. ये इसके रिवर्स है. वेरिएबल ओवरहेड मे बी डिफाइंड एज दे टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल अमाउंट with changes in the volume of output or volume of sales. Accordingly, the change in the direct proportion to output, indirect materials, indirect labors, repairs and maintenance, power, fuel, lubricants, etc. are the examples of variable cost. So क्या है ये variable का मतलब? Generally, the cost which is fluctuate or change according to volume of output or volume of sale. यानी कि अगर
प्रोडक्शन बढ़ता है या फिर सेल्स बढ़ते हैं तो जो एक्सपेंसेस बढ़ते हैं या फिर कम होते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज। एक्टिविटी की लेवल चेंज होती है, उस हिसाब से जो भी एक्सपेंसेस चेंज होते हैं उन सभी एक्सपेंसेस को, ओवरहेड्स को वेरिएबल ओवरहेड कहा जाता है। उसमें जनरली क्या है, एक स्टेटमेंट किया अकॉर्डिंग द चेंजेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आउटपुट, यानी कि इस एक्सपेंडिचर में जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस किस दिशा में होते हैं, अकॉर्डिंग इन प्रोपोर्शन टू आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या है, जो भी प्रोडक्शन होता है या फिर जो भी सेल्स होते हैं उस हिसाब से, उस रिलेशन से, उस प्रोपोर्शन में इसका एक्सपेंडिचर या जो एक्सपेंडिचर कम ज़्यादा होते हैं उसको वेरिएबल ओवरहेड कहा जाता है, जिसमें इनडायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है, रिपेयर मेंटेनेंस है, पावर, फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, ये कुछ एक्सपेंसेस है, ये सभी क्या है, वेरिएबल ओवरहेड्स है। देन सेमी वेरिएबल ओवरहेड सिंपल है। सेमी वेरिएबल ओवरहेड आर इनकर्ड विथ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और टर्नओवर। They neither remain fixed nor they tend to be vary directly with the output. These costs remain fixed up to certain volume of output, but they will vary at other part of activity. Semi-variable overheads are mixed cost, partly fixed and partly variable. For example, power, repairs, maintenance, depreciation of plant and machinery, telephone charges, etc. So, semi-variable का मतलब क्या है? एक कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो कि पूरी तरह फिक्स भी नहीं होते और पूरी तरह वेरिएबल भी नहीं होते, यानी कि कुछ हद तक जो लिमिट है उसका, कुछ हद तक ये फिक्स भी होते हैं और कुछ हद के बाद इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी क्या होता है, उसमें बदलाव भी होता है। जनरली उसको क्या कहा जाता है, मिक्स ओवरहेड भी कहा जाता है। यानी कि जो पावर है, कुछ पावर की कॉस्ट फिक्स रहती है और कुछ यूनिट के बाद उसमें क्या होता है, चेंजेस दिखाई देते हैं। रिपेयर्स, मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन है, ये कुछ एक्सपेंसेस है जिसको सेमी वेरिएबल कहा जाता है। यानी कि इस एक्सपेंसेस का नेचर कैसा है, एक्सपेंसेस में से कुछ अमाउंट फिक्स होती है और कुछ अमाउंट क्या होती है, वेरिएबल होती है। कुछ हद तक ये फिक्स होती है और उसके बाद वो लिमिट क्रॉस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली वेरिएबल में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। जनरली उसको सेमी वेरिएबल ओवरहेड कहा जाता है। देन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी, ओवरहेड्स आर क्लासिफाइड इनटू नॉर्मल ओवरहेड्स एंड एबनॉर्मल ओवरहेड्स। ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी, according to this, normal overheads are incurred in achieving the target output or fixed plan. On the other hand, abnormal overheads are not expected to be incurred at given level of output in the conditions in which the level of output is normally produced. For example, abnormal idle time, abnormal wastage, etc. Such expenses are transferred to profit and loss account. So, नॉर्मल ओवरहेड्स का सिंपल मीनिंग क्या है, जनरली जो नॉर्मेलिटी फीचर्स है, नॉर्मल ओवरहेड का क्या है, आर इनकर्ड इन अचीविंग द टारगेट आउटपुट और फिक्स्ड प्लान। यानी कि जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, जो टारगेट आउटपुट है, जो भी बिजनेस के प्लान्स है, उसको ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, जनरली ये क्या होते हैं, नॉर्मल ओवरहेड्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड, एबनॉर्मल ओवरहेड का मतलब क्या है, आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड एट गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। यानी कि ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस या ओवरहेड होते हैं कि नॉट एक्सपेक्टेड एट गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी कि बिजनेस की जो नॉर्मल एक्टिविटी है, उस नॉर्मल एक्टिविटी में कुछ एक्सपेंसेस एक्सपेक्ट नहीं किए जाते, लेकिन उस नॉर्मल एक्टिविटी में अनएक्सपेक्टली एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, पे करने पड़ते हैं, इनकर होते हैं। तो उन सभी एक्सपेंडिचर को क्या कहा जाता है, एबनॉर्मल ओवरहेड कहा जाता है। देन 5 नंबर का ग्रुप है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। इट इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। बेस्ड ऑन कंट्रोल, it is grouped into controllable overhead and uncontrollable overhead. Controllable overhead, which can be controlled by the action of specific authority executives, for example, idle time, wastage, etc., can be controlled. Uncontrollable overheads cannot be controlled by the action of authority of responsibility center. For example,
रेंट एंड रेट्स ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन एट्सेट्रा कैन नॉट बी कंट्रोल। सो कंट्रोल का मतलब क्या है? जनरली बिजनेस की जो अथॉरिटीज़ हैं, उन अथॉरिटीज़ को अगर कुछ एक्सपेंसेस कंट्रोल कर सकती है तो उन सभी एक्सपेंसेस को क्या कहा जाता है? कंट्रोलेबल ओवरहेड कहा जाता है। यानी कि कुछ स्पेसिफिक एक्शंस लेकर ये बिजनेस अथॉरिटी यानी कि मैनेजर वगैरह, ये बिजनेस अथॉरिटी उस एक्सपेंसेस को क्या कर सकती है? कंट्रोल कर सकती है। और जो एक्सपेंसेस उस बिजनेस अथॉरिटी को कंट्रोल करना नामुमकिन होता है, मुश्किल होता है, कोई भी अगर एक्शन लेकर भी कुछ एक्सपेंसेस कंट्रोल में नहीं आ सकते, जनरली उसको क्या कहा जाता है? कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स कहा जाता है। यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब क्या है? बिजनेस में ऐसे कुछ लोकेशंस होते हैं कि जो लोकेशन बिजनेस में कॉस्ट इनकर होने के लिए क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकती तो वो अनकंट्रोलेबल है, और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं तो वो क्या है? अनकंट्रोलेबल है। यानी कि अगर कॉस्ट सेंटर से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को अगर जो कॉस्ट हम अटैच कर सकते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर उस पर अपने हिसाब से कुछ एक्शंस प्लान करके उस ओवरहेड को क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी दो ग्रुप में ओवरहेड्स को कन्वर्ट किया जाता है, ग्रुप किया जाता है उसका, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। सो एक कुछ ओवरहेड की क्लासिफिकेशन के क्या है? ग्रुपिंग है।